जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो ये वीडियो है आपकी सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत सारे सीडीएस एस्पिरेंट्स का भी फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सीएपीएफ की तैयारी कैसे करें 2 महीने में। एक तो पेपर 2 को लेकर बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए पेपर ही नहीं देते हैं कि पेपर मतलब लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे। तो उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हो और सीडीएस एस्पिरेंट्स को किन किन चीजों पे ध्यान रखना है पेपर 1 पेपर 2, कैसे उनका एक्शन प्लान होना चाहिए। मैं अभी स्ट्रेटजी पे नहीं जा रहा, मैं सीधा एक्शन प्लान पे आऊंगा कि 60 डेज आपको कैसे अप्रोच करने हैं और किस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 60 दिन में अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट है। अगेन मैंने एक वीडियो बनाया था सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को लेकर, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आपको इवन इफ आप सीडीएस एस्पिरेंट है, उसका रीजन मैं बताता हूं, आपको समझ आएगा कि उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। और वो वीडियो का जो पर्पस था, उसकी जो डायरेक्शन थी वो अलग थी, और इस वीडियो की का जो पर्पस और डायरेक्शन वो अलग रहने वाला है। इसीलिए मैंने 2 अलग अलग वीडियो बनाई हैं, क्योंकि सीडीएस एस्पिरेंट्स की कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ अपनी वीकनेसेस हैं। तो फोकस हम करेंगे उनके स्ट्रेंथ्स पे भी, ताकि वो मेरा एरिया स्ट्रांग बने और वो सीएपीएफ में मैं जाकर ज्यादा स्कोर कर सकूं, और जो मेरा वीक एरिया है उसको मैं इस लेवल पे, एक डिसेंट लेवल पे ले जाऊं, जिससे कि मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। अब देखो, पहले बात करेंगे हम सीएपीएफ पेपर 1 की। सीएपीएफ पेपर 1 में अगर बात करें तो आपको करना क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब इस पूरे के पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब आपको यह समझना है कि जो सीडीएस का एस्पिरेंट है ना, सीडीएस के एस्पिरेंट का जो जनरल स्टडीज का लेवल है, जनरली जैसे मान लो वो ओटीए एग्जाम दे रहा है, तो उसके दिमाग में सेट है कि 200 में से 100 नंबर लेने हैं। तो वो सोच के चल रहा है कि 70 नंबर मैं इंग्लिश में लूंगा, 30 नंबर मैं जीएस में ले लूंगा। तो 30 नंबर जीएस में 100 में से इज लाइक वेरी डिसेंट मार्क्स, बट नॉट वेरी ग्रेट मार्क्स। ठीक है, उसमें यह है कि उसने जीएस को एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाया। इवन उसने ये भी किया है कि उसने साइंस पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, कि जो 30 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। ज्योग्राफी पढ़ा, थोड़ा पॉलिटी और करंट अफेयर्स कर लिया, बस उसने इकोनॉमी छोड़ दिया, उसने हिस्ट्री छोड़ दिया। मैं ये मोस्ट ऑफ द सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, जितना मैं उनसे इंटरेक्ट करके मुझे समझ आया है। और जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन है, बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमी पे, हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, बट स्टिल इकोनॉमी हिस्ट्री उनके लिए ना एक बहुत बहुत बड़ा हुआ है दिमाग में कि अरे कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपको यह समझना है कि जीएस का लेवल जो आपका है, अगर आप प्योरली सीडीएस एस्पिरेंट हैं, तो जीएस के लेवल को आपको बहुत अप करना पड़ेगा 2 महीने में, मतलब उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज आपका वो जो सीडीएस का जीएस का लेवल है, उस जीएस के लेवल से आप सीएपीएफ का एग्जाम पेपर 1 भी क्लियर करना मुश्किल है। ठीक है, इट इज ट्रू। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इवन अ सीरियस सिंसियर एस्पिरेंट्स। मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनका 3-4 बार सीडीएस का रिटर्न क्लियर है, पर वो सीएपीएफ का रिटर्न नहीं क्लियर कर पाते। रीजन इज के उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां पर। ठीक है, इंग्लिश अगर अब मान लो आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए दे रहे हैं, तो उनका मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, जीएस एक डिसेंट लेवल का है, बस 30, 35, 40 नंबर वाला है, तो उस पे उनका वो काफी अच्छा, वहां पे सीडीएस वो हर बार रिटर्न क्लियर कर लेते हैं। बट दैट स्ट्रेटजी विल नॉट वर्क हियर। यहां पे स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है, मतलब हम थोड़ा एक्शन प्लान पे बात करेंगे। तो मैं जो पेपर 1 है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ये 2 पार्ट्स मैंने कैसे डिवाइड किया है कि मोस्ट ऑफ द सीडीएस एस्पिरेंट्स किस चीज पे फोकस करते हैं, कौन से उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। ठीक है, एक है आपका ज्योग्राफी, एक है आपका पॉलिटी, ठीक है जी, साइंस विच कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप सिविल सर्विसेज वाला वीडियो देखा होगा अगर आपने, तो साइंस वाला पोर्शन मैंने उधर रखा है। दिस इज लाइक स्ट्रॉन्ग एरियाज, मतलब स्ट्रॉन्ग एरियाज या कंफर्टेबल एरियाज। मैं इसको कंफर्टेबल एरियाज भी लिख सकता हूं। स्ट्रॉन्ग एरियाज में हो सकता है कुछ बच्चों को लगे नहीं नहीं ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज नहीं है, कंफर्टेबल एरियाज हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, उन्होंने ये पढ़ी हैं, तो उनको इस पे ज्यादा टफ नहीं लग रहा। अच्छा, यहां पर क्या आता है, हिस्ट्री। ठीक है जी, जो बहुत हद तक वो छोड़ के जा रहे हैं, या अगर हिस्ट्री में पढ़ के भी जा रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी,
इकोनॉमी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जी 8-10 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ के जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये मैथ्स एंड रीजनिंग में उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो ओटीए वाले हैं, गर्ल स्टूडेंट्स। मैथ्स आते ही पता नहीं सडनली क्या हो जाता है, और बहुत सारे जो स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं सीडीएस ओटीए के लिए, ठीक है, तो उनका मैथ्स रीजनिंग कंपैरेटिवली थोड़ा कमजोर है, उनको थोड़ा डर लगता है इस वाले पार्ट पे। और मेरे को ऐसे भी स्टूडेंट ने फोन किया है कि सर मैं 20 के 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के छोड़ के आ गया, मेरे से होता नहीं है मैथ्स। मैंने कहा आपका सीएपीएफ नहीं क्लियर होगा अगर आप ये 20 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, ये आप मेरे से लिखवा लो, ठीक है, मतलब दिस इज आई कैन राइट इट ऑन अ पेपर। उसका रीजन है क्योंकि ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको क्लियर करना है। इसमें से 14, 15, 16 क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चंस हैं। 14, 15 क्वेश्चन नहीं भी कर रहे, 10, 12 क्वेश्चन डुएबल हैं। वो 10, 12 क्वेश्चन 20 नंबर हैं, 20 से 25 नंबर, सारी कहानी पलट जाएगी, ठीक है। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है। करंट अफेयर्स में यहां पे भी लिख लेता हूं क्योंकि करंट अफेयर्स यहां पे भी आप पढ़ते हैं, तो ठीक है, आपका ये कंफर्ट एरिया है, ठीक है। सो ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, और यहां पे हो गया हिस्ट्री, इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये वाला पार्ट हो गया। कोई टॉपिक बचा? कंप्यूटर बचा। कंप्यूटर भी अभी क्योंकि रिसेंटली ऐड हुआ है पेपर में, वो भी मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, वो भी हमने उस लेवल पे नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये है सीडीएस एस्पिरेंट्स का एक वीक एरिया और ये कंफर्ट एरिया। अच्छा, अब इसकी दोनों की अप्रोच क्या है? इस दोनों की अप्रोच ये है कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जो है इस पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसको पढ़ना नहीं है। अभी 60 दिन में इतना समय नहीं है कि मैं शुरुआत से सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप पहले से एस्पिरेंट हैं, आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा है, तो आपको 11th और 12th जो है, 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, एक फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडिया फिजिकल है, इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो ये 4 एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज करने हैं ncrtquiz.com पर जाकर, जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। अब बेसिकली क्या होगा कि आप उस चीज से हट गए कि आपको पढ़ना है, पढ़ के मेरे को कितना समझ आया, पढ़ना थोड़ा पैसिव भी है, तो आपको वो नहीं करना है, आपको सीधा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने से 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। कंसोलिडेशन हो जाएगा जो पढ़ा था अभी तक, ठीक है, क्या अच्छा ये मेरे को ये कंसोलिडेट हो गया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया और स्ट्रॉन्ग हो गया। एवेल्युएशन हो गया कि कितना समझ आया है, कितना नहीं समझ आया, कहां वीक है, कहां इंप्रूव करने की जरूरत है, और रिवीजन हो गई पूरी, ठीक है। तो ये हो गया। पॉलिटी के लिए हमने 9 to 12th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाए हैं। इनमें से आपको करना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके एक एनसीईआरटी है, उसके चैप्टर वाइज क्विज तो मैंडेटरी करने ही करने हैं। और बाकी एनसीईआरटी के जो जो चैप्टर्स आपको कॉमन मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में से, उनको उठा के उनके क्वेश्चंस कर लेने, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन से मेनली पूछे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। साइंस के सारे क्वेश्चंस करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 9th और 10th क्लास की साइंस। आई नो अब सवाल आएगा 11th 12th की साइंस, पर मेरा सवाल ये है कि भाई 30 क्वेश्चन में से 24-25 क्वेश्चन 9th 10th साइंस से मोस्टली पूछे जाते हैं। वाई शुड आई मोर वरी अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन? आई शुड बी फोकसिंग ऑन 25 क्वेश्चन जो मैं आसानी से कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको चैप्टर वाइज क्विजेस करने हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज क्विजेस हमने डाल रखे हैं एनसीईआरटी के, अगेन एनसीईआरटी क्विज पोर्टल पे। ये सारे क्वेश्चन 15,000 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्विज पोर्टल पे हमने अपलोड किए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्विजेस। ये 25 चैप्टर हैं इसके, 9th और 10th के अगर आप देखोगे तो इन 25 चैप्टर के आपको क्वेश्चन करने हैं रोज के। अब मान लो 1000 क्वेश्चन है पोर्टल पे, 900 कुछ क्वेश्चन है रोज के, अगर आप मान लो 50 क्वेश्चन भी करोगे तो आपके आराम से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है जी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर के लिए हमारी जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो है टॉप 100 करंट अफेयर क्विज, सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स करने हैं। हर महीने के 100 से 120 क्वेश्चन हैं। 8 अप्रैल 2024 तक मैं कवर कर चुका हूं, जब तक ये वीडियो बना रहा हूं। मई के आ जाएगी वीडियो, तो 8 महीनों के 100 से 120 क्वेश्चन, 900 से 1000 क्वेश्चन हो गए। 900 से 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, अगर आप वो अच्छे से कर लोगे
तो आपका बहुत अच्छे लेवल पे करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से अभी मैंने सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ था, उस पर भी मैंने आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके भेजे कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, सीधा सीधा करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे उसमें से आ गए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स हो गया, टॉप 100 करंट अफेयर क्विज, और इससे रिलेटेड फ्री है ये, और इसका जो पीडीएफ है वो भी हमने डाल रखा है। पीडीएफ हमने डाल रखा है, टीम निष्ठा वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अच्छा, इसके साथ आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं सीएपीएफ के, अगर टाइम मिला तो सीडीएस के करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएपीएफ के, और सीएपीएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, अगेन फ्री हैं। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी के 2014 से लेकर तो 2014 के ज्योग्राफी क्वेश्चन, फिर 15 के, 16 के, पूरा एक वीडियो बना रखा है 5-6 घंटे का, उसको देखो, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्शन प्लान फॉर दीज सब्जेक्ट्स। अब आते हैं एक्शन प्लान फॉर दीज सब्जेक्ट्स। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखो, इफ पॉसिबल, ठीक है, इसके लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, इसके लेक्चर्स को देखना है। अब इसके लेक्चर्स को देखने के लिए जो इकोनॉमी है, लगभग 50 घंटे के लेक्चर्स हैं। ठीक है, आप एक बार लेक्चर्स को देख लोगे तो आपको ना, वो कहते हैं ना, कहते हैं जहनी तौर पर एक कंसेप्चुअल लेवल पर चीजें समझ आ जाएंगी। तो वो जो कंसेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन समझ आएंगे, उसके हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, तो वो आपके क्वेश्चंस भी आपके उसमें दिए हुए हैं, तो आपको काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इकोनॉमी के 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, उसके फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। पहले लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, जो पेड बैच है उसमें से लेक्चर्स को देख सकते हो, अगर नहीं वो लेना आपको लगता है नहीं मैं, तो आपका फ्री में एक 4 घंटे का कंसाइज वीडियो, एक रिवीजन वीडियो, एक मैराथन सेशन मैंने पिछले साल डिस्कस किया था, वो बिल्कुल वो देख लो आपको। ठीक है, 4 घंटे का लगभग है। अब ऑब्वियसली जो 4 घंटे में डिस्कस किया और जो 50 घंटे में डिस्कस किया उसमें फर्क तो होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है, बट उसमें मेजर सारे कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी और 11th और 12th के क्वेश्चन और प्लस पीवाईक्यूज। ठीक है, जो पीवाईक्यू की वीडियो है अगेन इकोनॉमी की 3 से 4 घंटे की होगी, वो जाके देख लो, 2014 से लेकर 23 तक। 24 के क्वेश्चन मैं अभी ऐड करूंगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री। ठीक है जी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में, अच्छा पहले मैथ्स रीजनिंग पे डिस्कस करता हूं, हिस्ट्री पे आऊंगा। हिस्ट्री भी एक बड़ा चैलेंज है। मैथ्स एंड रीजनिंग के भी सेशंस देखने हैं। देखो, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए अगर आप एफ कैट की, सीजी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स रीजनिंग का लेवल वही लेवल है। ठीक है, तो मॉक क्वेश्चंस देख लो जो ncrtquiz.com पे हैं, 3 मॉक टेस्ट हैं। सीजी कैट के, एफ कैट के मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो 10 साल के। ठीक है, और जो लेक्चर्स हैं उनको देख लो। लेक्चर्स देखने से हो जाएगा, आपको ट्रिक्स समझ आ जाएगी कि ट्रिक्स क्या है, इसको अल्टरनेटिव तरीके से, आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के वीडियोस हम अभी डालेंगे उस पर। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन हैं। अगर आपको फ्री रिसोर्स देखना है तो ल्यूसेंट देख सकते हो। ठीक है, ल्यूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो ल्यूसेंट में जो है, ल्यूसेंट है या कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स है वो भी देख सकते हो, बट इसको लेकर हम वीडियो डालेंगे, हम क्वेश्चंस डालेंगे। ठीक है, ncrtquiz.com पे ही डाल देंगे, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक हमने ऑल कॉम्बो, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बो पैक, मेगा पैक डाल रखा है 700 रुपीज, वो सारा कुछ ही है उसमें, सारे क्वेश्चन ही है। ठीक है, हमने वो एक पैकेज बना दिया हुआ है। चलो, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अच्छा हिस्ट्री बचा भाई, हिस्ट्री 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 में देखो, हिस्ट्री के लिए ये कर सकते हो कि एक मैंने ना एनसीईआरटी हिस्ट्री का 2 तरीके हैं। देखो, अगर आपको लगता है मेरे पास समय है, मैं एनसीईआरटी के पेड बैच के सारे हिस्ट्री के सेशंस देख सकता हूं, तो वो देख लो। ठीक है, 1.5x करके देख लो, या तो जल्दी से आपको एक कहानी समझ आ जाएगी। देखो, हिस्ट्री ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। अगर वो आपको ब्रॉडली स्टोरी समझ आ गई ना कि अच्छा अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, फिर लिटर वैदिक एज, अच्छा फिर महाजनपद आए, फिर अच्छा मौर्यज हैं, प्री मौर्यज हैं, फिर मौर्यज हैं। प्री मौर्यज में कौन सा है, हसीना एक डायनेस्टी, हसीना एक ट्रिक मैंने बनाई थी, हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। फिर मौर्यज है, फिर पोस्ट मौर्यज में कौन थे। ठीक है, मैंने आपको देखो पूरी सीक्वेंस, ये जब सीक्वेंस क्लियर होगी ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाने शुरू हो जाएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे आपका जो है हिस्ट्री में एनसीईआरटी के 12th क्लास की एनसीईआरटी के मैंने
वीडियोस डिस्कस किए हैं चैप्टर वाइज, बिल्कुल पीडीएफ खोल के, एनसीईआरटी की पीडीएफ खोल के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 14 या 15 चैप्टर्स थे उस समय, 1-2 चैप्टर अभी हटा दिए हैं, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, उनको देख लो। वो फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, नहीं तो पेड सेशन देख लो। पेड सेशन में देखोगे तो पूरी सीक्वेंस समझ आएगी। एनसीईआरटी की बुक्स में क्या है कि वो थीम उठा रखी है, तो वो कनेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना, तो वो भी देख सकते हो अगर डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रोच टुवर्ड्स हिस्ट्री। पर दो चीजें जरूर करनी है, हिस्ट्री की 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और तीन बुक्स हैं, 12 चैप्टर हैं, उसके चैप्टर वाइज क्विज करने हैं ncrtquiz.com पे जाके। और 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, पार्ट 2 के जो है आपने चैप्टर वाइज क्विज करने हैं, ठीक है जी। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछने लगा है। अगर आप पिछले साल देखो, पिछले कुछ सालों में देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कम पूछ रहा है, एंशिएंट मेडिवल से ज्यादा पूछ रहा है, और एंशिएंट मेडिवल से भी ज्यादातर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको 11th-12th का इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, पार्ट 2 करना है, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया। अब जो आप जब सेशंस, पेड सेशंस देखोगे मान लो, तो पेड सेशन में आपका वो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी सेशंस में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो वो अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ेगी एनसीईआरटीज। तो जब आप वो सेशंस देख लोगे तो ये सारा कवर हो जाएगा, फिर आपको सीधा क्वेश्चंस करने हैं और प्लस पीवाईक्यूज करने हैं। हो गया जी, ये पूरा एक्शन प्लान हो गया। ये वाला पार्ट आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ये थोड़ा पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इकोनॉमी छोड़ के चला जाऊंगा, इकोनॉमी के पिछले साल 13-14 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन छोड़ना एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। मेरे को डायलॉग याद आता है कि बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, ठीक है, पारो कह रही मतलब है ना, दुनिया छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, सब छोड़ दो, फिर तो मतलब ऐसे करके तो सभी छूट जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि मैं ये भी छोड़ दूं, मैं हिस्ट्री भी छोड़ दूं, मैं ये भी छोड़ दूं, फिर पेपर में 125 में से 60, 65, 70 क्वेश्चन कैसे ठीक होंगे, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि इकोनॉमी में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6-7 क्वेश्चन मेरे को कवर करने हैं जो कि डुएबल हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर टफ भी हैं तो मेरे को 7 क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया, कंप्यूटर के लिए बता दिया। तो ये एक्शन ओरिएंटेड, ये एक्शन है, ये प्रैक्टिस है। इसमें मैं लिख देता हूं दिस इज प्रैक्टिस, ठीक है जी, एंड दिस इज स्टडी प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, स्टडी प्लस प्रैक्टिस। अब आते हैं पेपर 2। जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट से मैं बात करता हूं, पेपर 2 तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर इसलिए फॉर्म ही नहीं भरते और बहुत सारे पेपर नहीं देने जाते जी, पेपर 2 है, लिखेंगे कैसे, हमें तो पता ही नहीं है। मैं एक सवाल हमेशा उनसे बोलता हूं कि आप लोग ग्रेजुएट हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेजुएट है तभी एग्जाम दे रहे हैं या फाइनल ईयर में है? तो सर हाँ जी। तो मैंने कहा उस समय पर ग्रेजुएशन में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, तो नहीं लिखना पड़ता था। मैंने कहा स्कूल फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पेपर लिख के पास किए हैं या ऑब्जेक्टिव थे, लिख के पास किए हैं जी। तो मैंने कहा जब आप पिछले 15-16 साल से लिख रहे हो, ठीक है, अपनी जो भी आपकी पढ़ाई शुरू हुई थी जब से, तो अब आपको लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं तो यूपीएससी का एग्जाम है जी। यूपीएससी के एग्जाम में ट्रस्ट मी, अगर आप आंसर शीट्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जो बीए, अच्छा मतलब अच्छी जगह से जो बीए कर रहा है, ठीक है, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से या सेंट स्टीफन से जो अच्छा बीए कर रहा है, उसका जो आंसर होगा वही आपको आंसर वहां पे मिलेगा। क्योंकि इतना प्रेशर, इतने सारे क्वेश्चन, 3 घंटे में बहुत कुछ करना है आपको। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कोई थीसिस लिख के आ रहा हूं। हाँ, ये है कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसका, उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड 4-5 पॉइंट, भटका नहीं मैं, और उससे रिलेटेड जो एग्जैक्टली पूछा है उससे 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट लिख दिए तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर 2 के लिए पहले तो ये समझ लो कि मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट ये कर देता हूं, सारा ऐसे ना कई सारे पार्ट बनाता हूं इसमें भी। वैसे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक एस्से, ठीक है, इसमें आपको 4 ऐसे करने हैं 6 में से, और ये जो है आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से हो सकता है, 4x20, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग, ये आपका है, ये 2 आउट ऑफ 2,
और ये इंग्लिश में ही लिखना है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई स्टूडेंट खासकर जो हिंदी बेल्ट से आते हैं उनके लिए ये जो पेपर 2 है इसलिए भी ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में है। ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग एंड देन आपका रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है जी। ओके, ये भी 2 आउट ऑफ 2 है, 2 इंटू 10, ये एक क्वेश्चन 10 नंबर का। ये अलग पोर्शन में मान रहा हूं इसको। ठीक है, दो ये हिंदी स्लैश इंग्लिश। ठीक है, और इसके बाद का पेपर मतलब 80 नंबर का पेपर हिंदी या इंग्लिश, बाकी 120 नंबर का पेपर आपको इंग्लिश में ही करना है। बट स्टिल मैं इसको 2 पार्ट्स इस तरीके से कर रहा हूं, इसका रीजन बताता हूं। ये आ गया आपका प्रेसी राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, और नेक्स्ट आ गया आपका ग्रामर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। दो प्रेसी राइटिंग एज सच हम देखें तो ये किसी का भी स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एज सच पूछा नहीं जाता है, ना तो सिविल सर्विसेज में ना सीडीएस में। बट ये क्योंकि आपका सीडीएस की प्रेपरेशन में इंग्लिश आपने बहुत पढ़ लिया है, इंग्लिश पे आपका बहुत फोकस होता है, एसएसबी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इंग्लिश पे बहुत फोकस है, तो ये वाला पार्ट ना मैं मान के चल रहा हूं कि आपका बेटर है। कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि आप इंग्लिश में बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो वो कॉम्प्रीहेंशन क्या है कि पैरा को पढ़कर जो है मैं कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा हूं, कितना समझ पा रहा हूं, और जो क्वेश्चन पूछा है उसको सही से आंसर कर पा रहा हूं। तो क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं मेरी प्रेपरेशन में इंग्लिश स्ट्रांग है, तो दिस एरिया आई कैन डू बेटर। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग का मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज इसको देख लीजिएगा जाकर। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है कि समरी नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1/3 में लिखना है कि ये पैरा में ये 2 लाइन अच्छी है ये लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है, अपने वर्ड्स में लिखना है, उसके कुछ रूल्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। कॉम्प्रीहेंशन को इसके लिए क्या करिए, इन तीनों चीजों के लिए 5+5 का रूल। पिछले 5 साल के पेपर्स 2020 से लेकर 24 तक तो मैंडेटरी प्रैक्टिस करने ही करने हैं, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, ये तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, और टाइम मिलेगा तो उसके और पिछले 5 साल के कर लेने हैं। गूगल पे यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, डाउनलोड करके अभी रख लो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। ठीक है, ये वहां से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ग्रामर 25 नंबर की है, इसमें आप 25 में से 25 का टारगेट रखना है। खासकर जो सीडीएस एस्पिरेंट है, आपको ये फोकस करना है। आपको इस 60 नंबर में से मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लो कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का है, ये 15 नंबर का है, तो 10 और 35 में से 17, 18, इसमें से आपके 45 नंबर आने चाहिए 60 में से, 40 to 45। आप एवरेज स्कोर देखोगे पेपर 2 का 85 मार्क्स है एवरेज। ठीक है, 85 मार्क्स में से अगर आपने 45 नंबर यहां ले लिए, आप खामखा इसलिए डर रहे थे, ये था कहानी, तो स्ट्रॉन्ग एरिया ये था आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको फोकस नहीं कर रहा, इस पे भी आऊंगा अभी। दिस इज यू कैन इजीली प्रैक्टिस। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाई है, और मैंने पेड सेशंस में भी इसको डिस्कस किया। प्रेसी राइटिंग जो यूट्यूब पे वो 2024 का है, पेड सेशन में मैंने 20, 21, 22 मतलब 22, 23, 24 का जो डाला है, मैं 1-2 सालों का और डालूंगा, 5 साल का कंप्लीट करूंगा वहां पे, तो आपको वो पूरा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इस पे। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले तो ना ये सोचो, जो मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, सीडीएस एस्पिरेंट। आपने लेक्चरेट की प्रैक्टिस करते हैं आप, ठीक है, एक टॉपिक है बोल रहे हैं, वो यही चीज यहां पर है, बस ये लिखनी है। ठीक है, वहां पे आपको 3 से 4 मिनट का समय दिया, बोलो, यहां पे आपको लिखना है, यही फर्क है। आप इसको ऐसे समझो कि 50 साल पहले में आप जी रहे हो, कोई मोबाइल फोन नहीं, कुछ नहीं है, और आप काफी अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ली है, और आपका एक यंगर सिबलिंग है, वो आपसे पूछ रहा है या पूछ रही है कि इस टॉपिक के बारे में क्या आप जानते हो, तो आप उसको शॉर्ट में 200-300 वर्ड में अपने उस टॉपिक से रिलेटेड अपने व्यूज लिख के भेज रहे हो। जैसे पहले जमाने में होता था, लोग जो पोस्टिंग जाते थे तो वहां की क्या है, लोगों का खान पान क्या है, कैसे लोग रहते हैं, क्या चीजें हैं, वो लिख के भेजते थे, लेटर्स लिखते थे। ठीक है, तो वैसे ही आपको लेटर्स लिखने हैं। मतलब एक टॉपिक आपने पढ़ा, अच्छा टॉपिक कहां से ले, टॉपिक की वैसे तो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, वैसे मैंने टॉपिक्स के 100 टॉपिक्स की एक लिस्ट दी है, वो आपको टीम निष्ठा वेबसाइट पे मिल जाएगी, टीम निष्ठा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
ठीक है। और 100 टॉपिक्स की लिस्ट है, उन 100 टॉपिक्स में से टॉपिक्स उठाओ। यू कैन यूज, आपने लिखा एक टॉपिक, उस टॉपिक पे हमें लगता है मैं पहले नॉलेज इकट्ठी कर लूं। नॉलेज ठीक है, बट जो भी आपको पता है उस टॉपिक के बारे में, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट लिखो अपनी भाषा में। और फिर गूगल टूल्स यूज, मतलब ये जो एआई टूल्स हैं वो यूज कर लो, गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, वो यूज करके देख लो कि क्या, व्हाट कैन बी द आंसर, व्हाट कैन बी द पॉइंट्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो ये आप कर सकते हो ऐसे के लिए, ठीक है। और अगर आप पेड सेशन में जाओगे तो उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसे की डाली हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, उसको बहुत थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए भी, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए कुछ इंट्रोडक्शन वो लिखने, सीधा फॉर इसके पॉइंट्स क्या हैं और इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है, इसके फेवर में ये 4-5 पॉइंट हैं, इसके अगेंस्ट में ये 4-5 पॉइंट है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट है, वो मैं डिस्कस करूंगा, यूट्यूब के सेशन पे भी डाल दूंगा वीडियो, पेड बैच में तो डालूंगा ही, पेड बैच में और 2-3 वीडियोस डालूंगा, मतलब थोड़ा डिटेल में रहेगा, कई सारी वीडियोस रहेंगी। और रिपोर्ट राइटिंग जो है उसके लिए एक फॉर्मेट है, और वो करंट अफेयर्स, ऐसे समझो कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए यू आर एक्टिंग एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। आप एक इवेंट को देख रहे हैं, वो जैसे महाभारत में संजय, ठीक है, वो इवेंट को देख के बता रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वैसे ही है, आपको 100-150 वर्ड में वो लिखना है, ठीक है, अपने कि क्या हुआ उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, क्या क्या इवेंट्स हुए बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज यू हैव टू राइट, ये है आपका जो आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए टारगेट आप ये रखो कि रोज का 2 ऐसे, एक ऐसे, एक आर्गुमेंट राइटिंग, एक ऐसे, एक रिपोर्ट राइटिंग, एक आर्गुमेंट राइटिंग, एक रिपोर्ट राइटिंग, ये आप इस तरीके से टारगेट रखोगे, अपनी भाषा में उसको लिखो, समरी लिखो। इट इज लाइक के, हम कहते हैं ना कई बार, जैसे मान लो यही वीडियो चल रही है, आपको लग रहा है यार सर जल्दी कंप्लीट करो, शॉर्ट में बताओ क्या करना है, ठीक है। वो एक मीम भी है ना, वो कह रहा जल्दी बता, पनवेल जाना है कल सुबह, ठीक है। तो वो वाली बात है कि शॉर्ट में लिखना है, अपने भाषा में मोटा मोटा क्या पॉइंट है उस चीज को लेकर वो लिखना है। आपको लग रहा है मेरे को बहुत बड़ी रिसर्च थीसिस लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है, मेन मेन चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड लिख देना है, ठीक है। तो ये है आपका पेपर 2 का एनालिसिस, ठीक है। और आखिरी में जो मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कट ऑफ से 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ पे लोगे मार्क्स, मतलब अगर आप बिल्कुल पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो इंटरव्यू में चाहिए 120, 125, 130 नंबर, तो जाके लिस्ट में नाम आएगा, विच इज हाईली अनलाइकली, मतलब बहुत कम लोगों के आते हैं 150 में से 120 नंबर, एवरेज 100-105 नंबर है। तो 100-105 नंबर, तो आपको कट ऑफ से 20, 25, 30 नंबर एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। वो कहां पे आएंगे? वो आएंगे आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में से, ठीक है। आपको हो सकता है साइंस में से आप 25 क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हो, ठीक है, आप इसमें से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितनी, उतने आपका वो स्कोर बढ़ेगा। पढ़ते रहोगे स्कोर नहीं आएगा। मेरे से आप ये वो स्टैम्प पेपर पे साइन करके बकायदा ठप्पा लगा के दे रहा हूं मैं, बिल्कुल डंके की चोट पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लो, आपको यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। मैं कई बार कह चुका हूं, आई डोंट नो, जिसको समझ आ रहा है वो कर रहा है, जिसको नहीं, जो अभी भी इल्यूजन में जी रहा है, ठीक है जी, उनको उनका इल्यूजन मुबारक है। और आपको ये प्रैक्टिस करना है, यहां से आप स्कोर करोगे, इसको एवरेज लेवल पे करना है। अगर आपका ये वीक एरिया है, इसमें ये स्टैंडर्ड ले रहा हूं, स्टैंडर्ड सीडीएस एस्पिरेंट्स, हो सकता है कोई सीडीएस एस्पिरेंट कहे मैं तो हिस्ट्री एमए हूं, भाई उसके लिए नहीं है वो हिस्ट्री को इधर डाल ले और इधर का जो वीक पॉइंट है वो उधर डाल ले। इट इज सिंपली मैं एम डिवाइडिंग द सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स, वन इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया, वन इज योर वीक एरिया। स्ट्रॉन्ग एरिया के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इसके लिए थोड़ा पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर है, ठीक है, ये आप यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये आपका वीक एरिया है थोड़ा सा इन जनरल सीडीएस एस्पिरेंट्स का। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इसको इस लेवल पे ले जाना है कि मैं एवरेज स्कोर कर लूं, ठीक है। तो मेरा कट ऑफ से 20 से 25 नंबर मैं एक्स्ट्रा लूंगा, और इंटरव्यू में 100 से 105 लूंगा, तो मेरा लिस्ट में नाम आएगा। दैट इज द फाइनल आइडिया, दैट इज व्हाई यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आप दुनिया का ज्ञान लेने के लिए तो ये वीडियो देख नहीं रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं। मेरी शक्ल से बहुत अच्छी अच्छी शक्लें हैं, गाने हैं, मूवीज हैं, उनको देखिए जाके।
आप ये देख रहे हैं कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको लिस्ट में नाम चाहिए, वो जो फाइनल लिस्ट आती है, उसके लिए ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको अपनानी पड़ेगी, ये दिमाग में बिठानी पड़ेगी, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आई कैन गिव यू द डायरेक्शन, आई कैन गिव यू द आइडिया हाउ टू एग्जीक्यूट, बट द एग्जीक्यूशन पार्ट इज ऑन यू। इफ यू एग्जीक्यूट, सारा गेम ही एग्जीक्यूशन का है, ठीक है जी। और उस एग्जीक्यूशन में आई विल हेल्प यू इन द प्रोसेस, ठीक है। वॉट एवर इज द हेल्प आई कैन गिव। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप दिस वीडियो सर्व्स द पर्पस और ये आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी में, आपको एक विजन, मतलब आपका एक डायरेक्शन तय करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।